हेलो बच्चों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल को पूरी तरीके से समाप्त किया और आज हम शुरू करेंगे उत्तर वैदिक काल। वैसे तो आज मुझे ऋग्वैदिक काल के कुछ क्वेश्चंस कराने थे, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना उत्तर वैदिक काल को भी समाप्त कर दिया जाए और फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। और जैसा कि पिछली वीडियो को जब मैंने अपलोड किया था, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। वैसा ही एक रिक्वेस्ट अभी भी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसकी लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आप दोनों को जाकर के एक बार फॉलो कर लें, ठीक है। आपको वहाँ पे ये सुंदर सुंदर सी PDF वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए चलिए अब हम शुरू करते हैं, ठीक है, अपनी वीडियो को। और आज हम पढ़ते हैं क्या? आज हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो देखो, उत्तर वैदिक काल जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल जो है वो कब से कब तक रहा उसके बारे में हमें जानना होगा। तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आर्यों का विस्तार माना गया, ठीक है। जो आर्य लोग थे उन्होंने यहाँ पे क्या किया, विस्तार किया, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई, ठीक है। जिनकी रचना जो है ऋग्वैदिक काल के बाद हुई थी, ठीक है, उनसे पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल का इतिहास क्या है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों, उपनिषदों की रचना हुई, ठीक है। ये सब कब हुई? ये उत्तर वैदिक काल में ही हुई। किसकी रचना? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों और उपनिषदों की जो रचना हुई वो कब हुई? उत्तर वैदिक काल में ही हुई, ठीक है। वहीं अगर बात करें, ऋग्वेद संहिता सबसे बड़ा वैदिक ग्रंथ है, ठीक है। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया तथा इस पद्य संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। क्या पड़ा? सामवेद संहिता इसका नाम पड़ गया, ठीक है ना। सामवेद संहिता जो है वो इसका नाम पड़ गया। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में सामवेद संहिता के अतिरिक्त 2 और संकलन, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता तैयार किए गए। क्या किए गए? यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता क्या किए गए? तैयार किए गए। वहीं अगर बात करी जाए तो अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है, ठीक है। जो अथर्ववेद है उसमें क्या, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ठीक है, इसके लिए कुछ मतलब कुछ विधियां लिखी हुई हैं, ठीक है, जिससे विपत्तियों और व्याधियों का निवारण हो सकता था। व्याधियां मतलब परेशानियों का निवारण हो सकता है, ठीक है। और वहीं अथर्ववेद में ही जो राजा परीक्षित थे इनको मृत्यु लोक का क्या कहा गया? देवता कहा गया, ठीक है। राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। किसका देवता कहा गया? मृत्यु लोक का देवता कहा गया, ठीक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं आगे चल के, वेदांग सूत्रों की रचना हुई, ठीक है। वेदांग सूत्र क्या होते हैं, ठीक है, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले ये जान लेते हैं जो वेदांग है, ठीक है, वो 6 भागों में बांटे गए हैं, ठीक है। मतलब सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का जो विभाजन है, जो वैदिक साहित्य है उसका जो विभाजन है वो 6 भागों में किया गया, ठीक है, जिसे वेदांग कहा गया। क्या कहा गया? वेदांग कहा गया। वेदांग का अर्थ है वेद की सहायक विद्याएं, ठीक है। मतलब वेदों को पढ़ने के लिए जो विद्याएं हमें चाहिए उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वेदांग सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम वेदांग सूत्र कहते हैं, ठीक है। ये वेदांग जो है अर्थापन मतलब अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। मतलब जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो उनके अर्थ को समझने के लिए तो क्या होता है, हमें इन्हीं वेदांग सूत्रों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें सूत्र कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से वेदांग हैं, ठीक है, और इनको किस तरीके से 6 में बांटा गया है इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेदांग, ठीक है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं, जैसे शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। ये क्या है? ये 4 हमारे क्या है? वेदांग है। वही शिक्षा जो है वो ध्वनि शास्त्र, इसका अर्थ क्या है? ध्वनि शास्त्र है। और इसका जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है श्रुत
और प्रतिशाख्य मतलब शौनक, ठीक है, ये इसका क्या है, प्राचीनतम ग्रंथ है। वहीं अगर कल्पसूत्र की बात की जाए तो इसको धार्मिक आचरण शास्त्र भी कहते हैं। मतलब इसका जो अर्थ है वो क्या है, धार्मिक आचरण शास्त्र इसका क्या है, वो उसका अर्थ है। ठीक है, अब देखिए इसके जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे स्रोत सूत्र, ठीक है, अश्वालायन, और अश्वालायन स्रोत सूत्र, मतलब अश्वालायन जो है, मतलब इसी को स्रोत सूत्र, जो स्रोत सूत्र है इसी को हम अश्वलायन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अश्वलायन। ठीक है, उसी में जो दूसरे नंबर पे आता है वो होता है ग्रह सूत्र। ठीक है, अश्वलायन ग्रह सूत्र। ठीक है, उसके बाद धर्म सूत्र, बौद्धायन धर्म सूत्र, और क्या होता है, सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्र, बौद्धायन सुलभ सूत्र। ठीक है, ये क्या है, ये इसके प्राचीनतम ग्रंथ है, किसके, कल्प सूत्र के। ठीक है, वहीं अगर व्याकरण जो है, व्याकरण का अर्थ होता है व्याकरण। ठीक है, और इसका जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी, जो किसने लिखा है, जो कि लिखा है पाणिनि ने। किसने, पाणिनि ने इसको लिखा है। वहीं निरुक्त की अगर बात की जाए तो निरुक्त जो है इसका अर्थ है व्युत्पत्ति शास्त्र। क्या है, व्युत्पत्ति शास्त्र, और इसको लिखा किस, और इसका जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो निरुक्त है, और ये किसने लिखा है, महर्षि यास्क ने लिखा हुआ है। ठीक है, वहीं अगर छंद की बात कर लें तो छंद का अर्थ होता है मैप सिद्धांत। ठीक है, तो छंद सूत्र जो होता है उसे पिंगल ऋषि ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है, पिंगल ऋषि ने लिखा हुआ है। वहीं ज्योतिष, ज्योतिष जो है उसका अर्थ होता है खगोल विज्ञान। ठीक है, वेदांग ज्योतिष लगन मुनि ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या थे, ये कुछ वेदांग और उनके अर्थ, वेदांग अर्थ और उनके क्या प्राचीनतम ग्रंथ थे। ठीक है, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ चीजें जानते हैं। जैसे वैदिक संहिताओं के बाद अनेक ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, मतलब जो वेद थे उनके बाद अनेक ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित हैं। इसमें क्या है, अनुष्ठान वगैरह करने की जो विधियां हैं वो संग्रहित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए। कहाँ पे रचे गए, उत्तरी गंगा के मैदान में। और कब रचे गए, 1000 से 500 ईसा पूर्व में रचे गए। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र में चित्रित घूसर मृदभांड जो पीजीडब्ल्यू में मिले हैं, जिनका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता था। इनका प्रयोग किस में किया जाता था, बर्तन के रूप में किया जाता था। लोहे के हथियारों का प्रयोग भी किया जाता था इस टाइम पे, मतलब उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, लोहे के हथियारों का प्रयोग भी होने लगा था। ठीक है, जो कि ऋग्वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता था। बात आगे करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, पंजाब में आर्य गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए। ठीक है, ये क्या था, जो पंजाब से आर्य क्या हुआ, पंजाब से आर्य गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। ठीक है, मतलब ये पंजाब से और गंगा दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए। ठीक है, दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुरु नाम से विदित हुए। ठीक है, जो भरत और जो पुरु थे वो दोनों मिला करके एक ग्रुप बना, उसको कुरु नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, कुरु। ठीक है, और कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र के दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, और उसको नाम क्या दिया, कुरुक्षेत्र। ठीक है, जो किस नाम से फेमस हुआ, वो फेमस हुआ कुरुक्षेत्र के नाम से फेमस हुआ। किसके नाम से फेमस हुआ, कुरुक्षेत्र के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए, कुरु पांचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग व मध्य भागों पर फैल गई। ठीक है, अब जो कुरु थे, कुरु और पांचाल लोग थे, इनकी सत्ता कहाँ थी, दिल्ली पर थी, और दोआब के ऊपरी भाग व मध्य भागों पर फैल गई थी। ठीक है, तब इन्होंने हस्तिनापुर को क्या किया, अपनी राजधानी बनाया, जो कि मेरठ जिले में स्थित है। ठीक है, हस्तिनापुर कहाँ पर है, मेरठ जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूर्व की ओर
पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैल गए थे। ठीक है, तो जो आर्य लोग थे, ठीक है, ये कहाँ कहाँ तक फैल गए थे, मतलब 600 ईसा के आसपास ये वैदिक लोग जो थे वो दोआब से पूर्व की ओर, कहाँ पर, पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैल गए थे। ठीक है, वहीं अगर आगे बात करें तो वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजारों और काले व लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो जो वैदिक लोग थे इनका पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में कुछ ऐसे लोगों के साथ इनका संपर्क हुआ, ठीक है, जो क्या यूज करते थे, तांबे के हथियार यूज किया करते थे और लाल व काले रंग के मृद भांडों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। ठीक है, वहीं आगे देखते हैं थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल में जो था वो अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, प्राचीन आर्य लोग पशुपालक थे। कैसे थे, पशुपालक लोग थे ये लोग। ठीक है, पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। वे दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़े पालते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, ये दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़ और बकरी और घोड़ों को पालते थे। ठीक है, अब देखिए इसी में क्या है, आगे जो मैंने बॉक्स में हाईलाइट किया हुआ है, गौ शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ। ठीक है, इसका अर्थ गाय है। ठीक है, मतलब और भी शब्द थे जिनको गौ कहते थे, लेकिन इसका जो अर्थ था, ठीक है, वो क्या था, वो था गाय। ठीक है, धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे और बेटी को दुहिता, जिसका अर्थ है गाय का दूध दोहने वाली। ठीक है, मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास गाय है, ठीक है, और वो धनी है तो उसको गोमत कहते थे। क्या कहते थे, गोमत कहते थे। और उसकी जो बेटी होती थी उसको दुहिता कहते थे, क्योंकि वह क्या करेगी, वह आगे चल करके बड़ी होकर के गाय का दूध दोहेगी। ठीक है, गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो गायों की खोज करना है। क्या है, गायों की खोज करना, परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, क्योंकि गाय के कारण अनेक लड़ाइयां क्या हुई, लड़ी गई थी। ठीक है, तो गाय के लिए बहुत सारी लड़ाइयां क्या हुई, लड़ी भी गई, इसलिए जो गवेषणा है, ठीक है, उस शब्द का अर्थ क्या हो गया, इस शब्द का अर्थ वैसे तो होता था गाय की खोज करने वाला, मतलब गायों की खोज करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गायों की वजह से काफी लड़ाई होती थी, तो इसका गवेषणा का जो एक शाब्दिक अर्थ था वो क्या बना दिया गया, वह लड़ाई भी बना दिया गया। क्या बना दिया गया, लड़ाई भी बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे के साक्ष्य कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, धारवाड़ जिले से मिले हैं। ठीक है, कहाँ के, कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिले हैं। ठीक है, मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में खुदाई से निकले हैं। कहाँ से निकले हैं, अत्यधिक मात्रा में खुदाई से निकले हैं। ठीक है, इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मतलब इसी जब ये उत्तर वैदिक काल चल रहा था, ठीक है, तो इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस्क कहा गया। क्या कहा गया, जो लोहा धातु है इसको श्याम या कृष्ण अयस्क कहा गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। ये लोग खेती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे। इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल उपयोग में लाए जाते थे। उस टाइम पे क्या 6 से 8 जोड़ी बैल जो थे वो सिर्फ हल चलाने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं। ठीक है, मतलब लोहे के बने हुए जो कृषि से संबंधित औजार हैं वो कम पाए गए हैं। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12, 24 की संख्या में बैलों को हल में जोते जाने की चर्चा है। मतलब ये क्या करते थे, जोड़ियों में करते थे। जैसे
6 कर लिए, 8 कर लिए, 12 कर लिए, 24 कर लिए, ठीक है, तक की संख्या में बैलों से हल जोता जाता था। जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। किससे होती थी? जुताई जो थी वो लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी, ठीक है। अब वहीं पे अगर बात करें शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन है, ठीक है। मतलब शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें जो हल संबंधी अनुष्ठान थे उनका बहुत अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है। कृष्ण का भाई बलराम हलधर कहलाता था क्योंकि उनका अस्त्र क्या था? हल था, ठीक है। वैदिक काल के लोग जौ उपजाते थे, परंतु इस काल में चावल और गेहूं की मुख्य फसल होती थी, ठीक है। मतलब इस यहाँ पे क्या इनकी मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और चावल जो थी वो इनकी मुख्य फसल थी। वहीं वैदिक काल के लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ था, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए तो जो वैदिक काल के लोग थे वो चावल से परिचित कब हुए थे? कहाँ हुए थे? वो दोआब में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? दोआब में, ठीक है। अगर बात की जाए वैदिक ग्रंथ में इसका नाम व्रीहि मिलता है। क्या मिलता है? चावल को क्या कहते हैं? व्रीहि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रीहि कहते हैं। किसमें? वैदिक ग्रंथों में चावल को व्रीहि कहते हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के लोग अनेक प्रकार की तिलहन या फसलें पैदा करते थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उनके पास फसलों को उगाने के कई ऑप्शन थे, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेतड़ी की तांबे की खानों का उपयोग करते थे, ठीक है। मतलब वैदिक लोग थे वो राजस्थान में जो खेतड़ी जगह है वहां पे तांबे की खानें हुआ करती थी, तो वहां से तांबा लिया करते थे और क्या करते थे? उससे औजार बनाया करते थे, ठीक है। तांबे की वस्तुएं चित्रित घूसर मृदभांड स्थलों में पाई गई हैं, ठीक है। ठीक है, तांबे की जो वस्तुएं हैं वो चित्रित घूसर मृद भांड स्थलों में पाई गई हैं। बुनाई केवल स्त्रियां करती थी, किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था। कहाँ होता था? बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था। मतलब बुनाई जो है स्त्रियां करती थी, लेकिन वो एक अच्छे खासे लेवल पे बुनाई करती थी, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का प्रथम बार जिक्र हुआ तथा सूदखोर और कुसीदीन कहा गया, ठीक है। किसको कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का प्रथम बार जिक्र हुआ तथा इसे क्या कहा गया? सुदखोर और कुसीदीन कहा गया। क्या कहा गया? कुसीदीन। इन शब्दों को याद रखेंगे क्योंकि ये शब्द जो हैं ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे, ठीक है। काला व लाल मृदभांड, काली पॉलिशदार मृदभांड, ठीक है, चित्रित घूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। क्या? और लाल मृदभांड, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के मृदभांड थे जिनसे ये परिचित थे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इनसे ये क्या थे? परिचित थे। चित्रित घूसर मृदभांड और लाल मृदभांड, ठीक है, इनसे भी क्या थे? ये इनसे ही परिचित थे, ठीक है। ये मेरे हिसाब से यही चीज जो है ना ये दोबारा से एक बार टाइप हो गई है, ठीक है, तो इस पे आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चित्रित घूसर मृदभांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट मतलब विशिष्ट सूचक थे, वैशिष्ट सूचक हैं। मतलब ये जो थे चित्रित घूसर मृदभांड थे ये इनके विशेष सूचक थे, ठीक है। चित्रित घूसर मृदभांड वाले स्तरों में कांच की निधियां और चूड़ियां मिली, ठीक है। कांच की क्या मिली? निधियां और चूड़ियां मिली। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों तथा आभूषण निर्माताओं का उल्लेख है, ठीक है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में क्या है? स्वर्णकारों तथा आभूषण निर्माताओं का उल्लेख है। खेती और विविध शिल्पों की सहायता से उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए, ठीक है। मतलब उनको खेती आती थी, ठीक है, और शिल्पकारी आती थी, बुनाई भी आती थी औरतों को। तो इस वजह से क्या हुआ? ये लोग क्या हुए? अपने जीवन को स्टेबल करने में क्या हो गए? सक्षम हो गए। लोग कच्ची ईंटों तथा लकड़ी के स्तंभों पर टिके मिट्टी के घरों में रहते थे,
ठीक है, लोग कहाँ रहते थे? लोग कच्ची ईंटों तथा लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घरों में रहते थे। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए आगे, चूल्हों और अनाजों से प्रतीत होता है कि चित्रित घूसर जो मृतभांड काल के लोग उत्तर वैदिक लोग ही थे। ठीक है, ये कृषि जीवी और स्थिर वासी थे। ठीक है, ये कैसे थे? स्थिर जीवी और स्थिरवासी थे। ठीक है, स्थिरवासी थे। सिक्कों का प्रचलन निष्क, शतमान और कृष्णवत और वृषण 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 के रूप में होता था। ठीक है, सिक्कों का जो प्रचलन था वो निष्क, शतमान, कृष्णवत और वृषण के रूप में होता था। ठीक है, निष्क की तौल 4 सुवर्णों के बराबर है, 1 सुवर्ण 320 रत्ती के बराबर। ठीक है, जबकि शतमान की तौल 100 रत्ती के बराबर होती थी। बांट की मूल इकाई रित्तिका थी। क्या थी? रित्तिका, गुंजा तथा वृष्ठान थी। क्या थी? रित्तिका, गुंजा तथा वृष्ठान होती थी। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्राओं का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, तो देखो आज हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आज हमने उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी उसको पढ़ा और हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने वेदांग पढ़े। ठीक है, तो इन सब चीजों को पढ़ने के बाद अब क्या होता है, अब हमारी वीडियो एंड की तरफ आ गई है। ठीक है, आप इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आता है कोई चीज तो आप क्या कीजिए, आप इसको दोबारा देखिए और फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए, जिसको हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमें इस टॉपिक के ऊपर दूसरा वीडियो भी बनाना चाहिए, ठीक है, दोबारा से बनाना चाहिए वीडियो, तो हम दोबारा से भी ये वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए, आपको कुछ ही समय में उसका रिप्लाई रिवर्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, और हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एक बार क्या होगा, अपनी जो हम मेहनत कर रहे हैं हमें उसका थोड़ा सा फल दीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, और हमारे वीडियोस को क्या करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तो सभी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, अगर इनमें से कोई चीज़ की भी कमी रहती है तो फिर हम कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ना ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।